मेरा नाम विक्रम शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में पैदा हुआ और वही पला बढ़ा। मैं हमेशा से ही तर्कवादी रहा हूँ। मुझे कभी आत्माओं या कब्रिस्तान से जुड़ी कहानियों पर भरोसा नहीं होता था। मेरे लिए ये सब बस बुजुर्गों के मन की कल्पनाएं थी। मगर आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे भयावह अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे याद करते हुए भी मेरी रूह कांप उठती है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे बचपन के दोस्त राहुल ने मुझे एक काम में मदद के लिए बुलाया। राहुल का परिवार 3 पीढ़ियों से शमशान और कब्रिस्तान का काम देख रहा था। अंतिम संस्कार की जमीन, कब्र की खुदाई, कब्र पर पत्थर लगवाना, सब कुछ वही करते थे। राहुल का पिता बूढ़ा हो गया था और उन दिनों राहुल पर सारा काम आ पड़ा था। 1 अक्टूबर की दोपहर को उसका फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, विक्रम, आज शाम को थोड़ा वक्त निकाल, मुझे कब्रिस्तान में कुछ कागज और रजिस्टर देखने हैं। वहाँ अकेले जाते हुए डर लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, डर? तू कब से डरपोक हो गया? लेकिन उसकी चुप्पी ने मुझे गंभीर कर दिया। शाम को करीब 7 बजे मैं अपनी बाइक लेकर पुराने शहर की उस तंग गली में पहुंचा जहां से कब्रिस्तान का रास्ता शुरू होता था। पत्थरों से बनी टूटी सड़क और दोनों तरफ उगे जंगली पौधे उस रास्ते को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही हम कब्रिस्तान के लोहे के फाटक तक पहुंचे, अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। एक सिहरन मेरे गर्दन से होती हुई रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। राहुल ने धीरे से फाटक खोला। फाटक की चरमराती आवाज इतनी तीखी थी मानो किसी ने हमारी आमद का ऐलान कर दिया हो। अंदर कदम रखते ही मैंने देखा दूर तक फैली कब्रें। कहीं कहीं पर छोटे छोटे दिए जल रहे थे। राहुल ने बताया कि कुछ परिवार अपने मृतकों की रूह की शांति के लिए हर अमावस्या को दिए जलाते हैं। हमने एक पुरानी कब्र के पास रुककर टॉर्च जलाई। वही कब्रिस्तान का पुराना दफ्तर था, टूटी छत और लकड़ी का दरवाजा जो आधा उखड़ा हुआ था। राहुल ने कहा, कागज यही अलमारी में रखे हैं, मैं ढूंढता हूँ, तू जरा बाहर निगाह रख। मैं बाहर आकर कब्रों की कतार को देखने लगा। हल्की हल्की धुंध में हर कब्र का पत्थर किसी परछाई जैसा लगता था। तभी मेरी नजर दाएं तरफ की सबसे पुरानी कब्र पर पड़ी। वो कब्र बाकी कब्रों से थोड़ी बड़ी और अलग थी। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। पत्थर पर बस एक पुराना निशान था, जैसे किसी ने छेनी से खरोंच दिया हो। मुझे लगा शायद पुराने जमाने की कोई कब्र है। लेकिन अगले ही पल मुझे एक और बात अजीब लगी। उस कब्र पर मिट्टी ताजी सी दिख रही थी, मानो हाल ही में किसी ने वहाँ कुछ किया हो। मैंने आवाज लगाई, राहुल, इधर जरा देख। वो जल्दी से अलमारी से रजिस्टर उठाकर बाहर आया। क्या हुआ? मैंने कब्र की तरफ इशारा किया। ये कब्र बाकी सबसे अलग क्यों है? राहुल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ये वही कब्र है जिसके बारे में बाबूजी कहते थे, इस पर मत जाना, यहाँ अजीब चीजें होती हैं। कौन सी अजीब चीजें? मैंने पूछा। बचपन में जब बाबूजी मुझे साथ लाते थे, वो कहते थे कई बार रात के समय इस कब्र पर कोई बैठा दिखाई देता है, एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे मिट्टी में समा जाती है। कोई नहीं जानता वो कौन है, और जिसने भी करीब जाकर देखने की कोशिश की उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। मैं हंस पड़ा। राहुल, तुझे भी बचपन की कहानियां याद आ रही हैं? राहुल बोला, मुझे भी मजाक लगता था, लेकिन पंडित रामनारायण जो यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये देखा है। वो आज तक कब्र के पास अकेले नहीं जाते। उसकी गंभीर आवाज ने मुझे थोड़ी घबराहट में डाल दिया। मैंने कब्र की ओर फिर देखा। वहाँ अब भी सन्नाटा पसरा था। मैंने सोचा शायद पुरानी कहानियों का असर है। राहुल ने रजिस्टर उठाया और बोला, चल जल्दी निकलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम मुड़े ही थे कि पीछे से खड़कने की आवाज आई, जैसे किसी ने पत्थर पर हाथ मारा हो। हम दोनों ने मुड़कर देखा, वही कब्र। अब उसकी मिट्टी और भी ढीली लग रही थी, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल ने मेरी कलाई पकड़ी। विक्रम, चल, फौरन चल। हमने दौड़कर दफ्तर का दरवाजा बंद किया। अंदर अंधेरा था, बस एक टॉर्च की रोशनी। राहुल कांप रहा था। मैंने उससे कहा, शांत हो जा, कुछ नहीं है, हो सकता है कोई जानवर हो। मगर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, मेरे बाबूजी ने कहा था इस कब्र को छेड़ना नहीं। शायद आज हमसे कोई भूल हो गई। मुझे भी पहली बार लगा कि ये जगह वाकई अलग है। बाहर कोई आवाज लगातार आती रही, जैसे किसी औरत के गाने की धीमी धुन। हम दोनों सांस रोककर सुनते रहे। वो आवाज आती रही, बेसुरी और दूर तक जाती हुई। करीब 10 मिनट तक हम अंदर ही बैठे रहे। फिर धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर सन्नाटा था। कब्र वैसी ही थी, मिट्टी
मिट्टी ढीली मगर शांत। हमने तय किया कि बाकी कागज छोड़कर बस बाहर निकल जाए। जैसे ही फाटक तक पहुंचे, मैंने मुड़कर एक आखिरी बार कब्र को देखा। मुझे साफ लगा कोई परछाई उस मिट्टी पर झुकी हुई थी, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैंने राहुल से कुछ नहीं कहा, बस फाटक के बाहर निकलकर गहरी सांस ली। कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर मुझे एहसास हुआ ये रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस रात कब्रिस्तान से लौटकर भी मेरा दिल बेचैनी से धड़कता रहा। बाइक चलाते हुए मुझे हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, मगर मैं बार बार पीछे देखता और फिर खुद को समझाने की कोशिश करता, विक्रम तू बेवजह डर रहा है, ये सब सिर्फ तेरी कल्पना है। घर पहुंचने तक रात के 9:30 बज चुके थे। माँ ने दरवाजा खोला और मेरा चेहरा देखकर घबरा गई। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने बस इतना कहा। आज कब्रिस्तान गया था, थोड़ा अजीब लग रहा है। माँ ने माथे पर हाथ रखा। कब्रिस्तान का असर होता है बेटा, जाकर हाथ पैर धो, तुलसी के पास दिया जलाना और थोड़ा गंगा जल छिड़क देना। मैंने माँ की बात मानते हुए वही किया, मगर अंदर कहीं कुछ था जो शांत नहीं हो रहा था। कमरे में लेटते ही मेरी आंखें बार बार बंद होकर खुल जाती, जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मुझे देख रहा हो। आधी रात को अचानक मेरी नींद टूटी। कमरे में एक ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की बंद थी, पंखा भी बंद था, मगर फिर भी कमरे का तापमान जैसे एकदम गिर गया हो। मैं उठकर बैठ गया, दीवार पर नजर गई, वहाँ एक हल्की सी परछाई हिल रही थी। मैंने झटपट लाइट जलाई, परछाई गायब, सब कुछ वैसा ही जैसे होना चाहिए था। मैंने लंबी सांस ली, दिल को तसल्ली दी, शायद सपना था। अगली सुबह मैं ऑफिस चला गया, मगर काम में मन नहीं लगा। बार बार कल रात की परछाई याद आ रही थी। दोपहर में राहुल का फोन आया, उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। विक्रम, कल रात मेरे घर के आंगन में मिट्टी बिखरी हुई मिली, जैसे किसी ने कब्रिस्तान से मिट्टी लाकर रख दी हो। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने धीमे से पूछा, क्या सच में? हाँ, और वो मिट्टी काली थी, उसमें अजीब सी गंध थी। बाबूजी ने कहा, ये उस कब्र की मिट्टी है। मैं नहीं जानता कैसे आई, मैं तो ताला लगाकर आया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल, हमसे कोई भूल हो गई है। बाबूजी ने कहा, कोई पुरानी रूह नाराज हो गई है। उस कब्र की मिट्टी को छूना या उसे देखना भी अशुभ होता है। मैंने फोन काटा और अपनी सीट पर बैठा रहा। मेरी उंगलियां अब भी कांप रही थी। शाम को घर लौटते वक्त मैंने महसूस किया मेरी बाइक के पीछे जैसे कोई सवार है। हर बार जब मैं गाड़ी मोड़ता, कुछ पल के लिए बाइक भारी हो जाती, जैसे कोई अदृश्य बोझ। घर पहुंचकर मैंने खुद को आईने में देखा, चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले घेरे। रात को फिर वही हुआ। इस बार दरवाजे के बाहर धीमी खुरखुराहट की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई नाखून से दरवाजा खुरच रहा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, छोटे छोटे पांवों के निशान। मैंने दरवाजा बंद किया और कमरे में जाकर बैठ गया। घंटों तक आंखें खुली रही, न नींद आई न हिम्मत हुई कि किसी को जगाऊं। सुबह होते ही मैं राहुल के घर गया। वो भी मेरी ही तरह थका और डरा हुआ था। उसकी माँ ने बताया, रात भर कोई औरत की सिसकियां सुनाई देती रही, जैसे कोई हमारे आंगन में बैठा रो रहा हो। हमने तय किया कि पंडित रामनारायण से मिलेंगे। वो उस इलाके के सबसे पुराने पुजारी थे। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम दोनों ने जो कब्र देखी वो बेनाम नहीं है। 100 साल पहले उस कब्र में एक विधवा को दफनाया गया था। उसका नाम कोई नहीं जानता। कहते हैं वो औरत अपने पति के मरने के बाद पागल हो गई थी। रात रात भर कब्रिस्तान में भटकती रहती थी। एक दिन वही उसकी लाश मिली। लोगों ने बिना पहचान के उसे दफना दिया, मगर उसकी आत्मा आज भी मुक्ति नहीं पाई। मैंने घबराकर पूछा, मगर हमसे क्या गलती हुई? वो औरत नहीं चाहती कि कोई उसकी कब्र को छेड़े या देखे। उसकी आत्मा इतनी बेचैन है कि जिस किसी ने उसकी कब्र पर नजर डाली, उसका पीछा करने लगती है। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, अब क्या होगा? पंडित जी बोले, आज रात तुम दोनों उस कब्र पर दीपक जलाकर प्रार्थना करो, क्षमा मांगो और कुछ दाने और फूल चढ़ाकर वचन दो कि फिर कभी उसकी शांति में बाधा नहीं डालोगे। मैंने राहुल की ओर देखा। हम दोनों की आंखों में वही डर था। आज रात फिर उसी कब्रिस्तान में जाना होगा। शाम को हम दोनों फिर उसी तंग गली में पहुंचे। कब्रिस्तान का फाटक धीरे धीरे खोलते वक्त मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। अंदर पहुंचकर वही ठंडी हवा बहने लगी, अजीब गंध, अजीब सन्नाटा। राहुल ने कांपते हाथों से दिया जलाया। मैंने फूल रखे और आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा करो, हमने अनजाने में तुम्हारी शांति में बाधा डाली, हमें माफ कर दो। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर कब्र की मिट्टी से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हम दोनों की रूह कांप उठी। राहुल फुसफुसाया, विक्रम चल जल्दी, मगर मेरे पैर जैसे मिट्टी में धंस गए। मैंने आंखें खोली, सामने वही परछाई, इस बार साफ दिख रही थी, एक औरत की आकृति
झुकी हुई, मिट्टी में खोई हुई। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा अदृश्य था। मैं चीख भी न सका, मेरी आवाज गले में अटक गई। अगले ही पल वो परछाई मिट्टी में समा गई। कब्र शांत हो गई। हम दोनों फौरन वहां से निकले। बाहर निकलते ही मेरे शरीर से जैसे कोई बोझ उतर गया। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, क्या वो अब चली गई? मैंने आसमान की तरफ देखा। मुझे नहीं पता था वो आत्मा शांत हुई या और अधिक नाराज, लेकिन उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ, कुछ साए ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ उसकी आखिरी सांस तक चलते रहते हैं। कब्रिस्तान से लौटकर कई दिनों तक मेरा मन बिल्कुल स्थिर नहीं हुआ। राहुल भी लगातार बीमार रहने लगा। उसकी माँ बताती थी कि रात के वक्त वो अजीब अजीब चीजें बड़बड़ाता रहता। वो आ रही है, उसने मुझे देख लिया है, अब कोई नहीं बचेगा। मुझे लगता था कि ये सब किसी मानसिक दबाव की वजह से हो रहा है, मगर जब मेरे घर में भी घटनाएं शुरू हुई तब मैं समझ गया कि अब हम दोनों ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे वापस बंद करना आसान नहीं होगा। उस रात मैं अपने कमरे में बैठकर पुरानी डायरी पढ़ रहा था। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। मेरे सामने रखी मोमबत्ती की लौ एकदम लंबी हो गई और फिर बुझ गई। अंधेरे में मेरी सांस रुक गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अगले ही पल मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई, विक्रम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज औरत की थी, बुरी तरह थकी हुई, जैसे किसी कब्र से उठी हो। मैंने तुरंत बल्ब जलाया। कमरे में कोई नहीं था, पर फर्श पर काली मिट्टी के निशान बने थे, वही गीली मिट्टी जो उस कब्र पर दिखी थी। मैंने कांपते हाथों से राहुल को फोन किया। घंटी गई, मगर किसी ने उठाया नहीं। आधी रात तक मैं बार बार फोन मिलाता रहा। सुबह होने पर मैं सीधे उसके घर पहुंचा। राहुल की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसकी माँ ने कहा, कल रात वो चीखता रहा, मत आओ, हम कुछ नहीं जानते, माफ करो। मैंने राहुल का माथा छुआ। बुखार से तप रहा था, उसके होंठ सूखे थे और आंखें लाल। मैंने झुककर धीरे से पूछा, राहुल क्या देखा तूने? उसने अपनी सूखी आंखों से मुझे देखा। वो मेरे कमरे में थी, विक्रम, काले कपड़े में। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुम्हें भी अपने पास सुलाऊंगी। राहुल की माँ रोने लगी। मैं भी एकदम अवाक रह गया। मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं इस आत्मा का सच जानकर ही रहूंगा। मैं सीधे पंडित रामनारायण के पास गया, उन्हें सब बताया। उन्होंने लंबी सांस ली। तुमने उस कब्र के पास वचन तो दिया, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने देखा कि तुमने उसका नाम जानने की कोशिश की, अब वो पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें आखिरी बार उसी कब्र पर जाना होगा, एक अंतिम अनुष्ठान के लिए। मैंने पूछा, क्या करना होगा? रात के 12 बजे एक दीपक लेकर कब्र पर रखो, काले तिल और कुछ मिट्टी अपनी मुट्ठी में लो, और जब वो परछाई सामने आए तब कहना, मैं तेरा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर। तुझे जो चाहिए ले जा, मगर मेरा पीछा छोड़ दे। अगर किस्मत अच्छी रही वो मान जाएगी, अगर नहीं। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उनके चुप होने में जो डर था वो मेरे अंदर समा गया। रात को 11:15 बजे मैं अकेला कब्रिस्तान पहुंचा। फाटक पर हाथ रखा तो वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाने पर वही ठंडी हवा, वही अजीब गंध। कब्र के पास पहुंचते ही मेरी सांस अटकने लगी, हाथ पांव सुन्न हो रहे थे। मैंने कांपते हुए मिट्टी उठाई, काले तिल रखे और दीपक जलाया। धीरे धीरे सामने मिट्टी में हलचल हुई। वो परछाई फिर उभरी। इस बार साफ दिख रही थी, एक औरत, लंबे बाल, काले कपड़े और आंखें इतनी गहरी कि जैसे कोई अनंत अंधेरा उनमें छुपा हो। मेरी आंखें डबडबा गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तेरा अपराधी हूँ, मैंने तुझे परेशान किया, मुझे माफ कर। उसका चेहरा झुक गया। उसने हाथ बढ़ाया जैसे वो मुझसे कुछ लेना चाहती हो। मुझे नहीं पता कहाँ से हिम्मत आई। मैंने मिट्टी उसकी ओर बढ़ाई। ये ले, तुझे जो चाहिए। उसने मिट्टी छूते ही एक तेज सर्द हवा छोड़ी। कब्र की मिट्टी चारों तरफ बिखरने लगी। मेरी आंखें बंद हो गई। जब मैंने दोबारा खोली तो वो गायब थी। मैं वही बैठा रोता रहा, जाने कितनी देर तक। फिर धीरे धीरे कब्र पर मिट्टी शांत हो गई। सन्नाटा लौट आया। रात के 2:30 बजे मैं फाटक से बाहर निकला। उस पल ऐसा लगा मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। राहुल की तबीयत भी अगले दिन से धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके घर से भी मिट्टी की गंध गायब हो गई। कब्रिस्तान के पुराने दफ्तर में आज भी वो कब्र वैसी ही है, बिना नाम की। मगर अब मैं जानता हूँ, कभी कभी कुछ आत्माएं बस इतना चाहती है कि उनकी तन्हाई में कोई खलल न डाले। कभी वहाँ से गुजरना हो तो सिर झुकाकर निकल जाना, और अगर कभी कोई परछाई दिखे तो याद रखना, ये सब बस कहानी नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।